अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। और जनाब आप सब लोगों को मेरी तरफ से, और आज नया दिन है और नई सुबह का आगाज़ हमने कर लिया है और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आज का दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा और जिस तरह आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और आज नया दिन है, नए अज़्म के साथ हम भी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जनाब वीकेंड की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि वीकेंड को ना अच्छे अंदाज से हमेशा मनाना चाहिए ताकि अगले आने वाले दिनों के लिए या अगले आने वाले वीक के लिए हम ख़ुद को एनर्जाइज़ कर सकें, ख़ुद को अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से जनाब एनर्जाइज़ करके अगले अहदाफ के लिए बढ़ सके। तो जिस तरह मैं आपको तलकीन करती हूँ ना कि आपने अपना वीकेंड बड़े अच्छे तरीके से गुजारना है, तो इस दफ़ा मैंने भी अपना वीकेंड बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। और आपको पता है कि लाहौर वैसे ही जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो चाहे सियासी एक्टिविटीज़ हो जाए या बाकी कल्चरल फेस्टिवल के हवाले से हो जाए, बाकी चीज़ों के हवाले से हो जाए, वो एक महवर रहा है हमेशा। क्योंकि दूर दराज से लोग हमेशा लाहौर को देखने आए हैं, उसकी रंगीनियाँ, उसके रंगों को देखने आते हैं। तो जब भी जनाब सर्दियों का मौसम आता है, सर्द मौसम आता है, तो हर साल की तरह इस साल भी पंजाब हुकूमत की तरफ से विंटर फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि गुले दाऊदी का भी आगाज़ किया जाता है, उसका भी एक प्रॉपर एहतमाम किया जाता है। जितने भी गुले दाऊदी के फूल हैं उन्हें सजाया जाता है जिलानी पार्क में, क्योंकि लाहौर का सबसे बड़ा पार्क है और वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उनका आगाज़ वहाँ पर ख़ास तौर पर किया जाता है। तो अब भी विंटर फेस्टिवल का आगाज़ किया गया है जनाब पंजाब हुकूमत की तरफ से जिलानी पार्क में, जिसको रेस कोर्स भी कहा जाता है। और मेरा भी इत्तफ़ाक़ हो गया कि जनाब मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर चलेगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है वहाँ पर जाके, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग दूर दराज से आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपना कल्चर वहाँ पर लाके उसको डिस्प्ले किया है और दिखाया गया है। पंजाब के हवाले से तो हम बहुत कुछ जानते हैं, पंजाब के कल्चर के बारे में, क्या हमारा पहनावा है, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, हम उसके बारे में तो जानते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे लोग हैं, जो दूसरे कल्चर हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब वहाँ पर आपको KPK का भी कल्चर मिलेगा, बलूचिस्तान का भी मिलेगा, आपको सिंधी कल्चर भी वहाँ पर मिलेगा। और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो चाहे कपड़ों के हवाले से हो, खानों के हवाले से हो, दूसरी एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, आपको हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले तो अगर कपड़ों के हवाले से बात कर ली जाए तो जनाब वहाँ पर आपको हर किस्म के मलबूसात के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स मिलेंगे, और जहाँ पर आपको सिंधी कपड़े भी मिलेंगे, बलोची कपड़े भी मिलेंगे, पंजाबी कल्चर भी आपको वहाँ पर नज़र आएगा। क्योंकि पंजाब में हो रहा है और पंजाब के दारुल हुकूमत में हो रहा है, लाहौर में ये चीज़ हो रही है, तो आपको डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। फिर खाबों की अगर बात कर ली जाए, लाहौरी वैसे भी खाबों के बहुत शौकीन होते हैं। हमने अपने तो खाबे हर चीज़ खा ली है, लेकिन बाकी जो हमारे कहले के कल्चर के लोग हैं उनके हवाले से भी वहाँ पे आपको सब्जी मिलेगी, वहाँ पे आपको साग और मकई की रोटी मिलेगी। क्या ही बात है, जब वहाँ पे आप बैठते हैं और जब आपको खुशबू आ रही होती है मज़े मज़े के खानों की, तो आपकी वो जो वैसी एपेटाइट है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब इतना ज़्यादा खाना मेरे सामने आता है। तो मेरा ओवरऑल वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, एक तो लाहौरिये वहाँ पर आए हुए थे और दूसरे दूर दराज से लोग वहाँ पर इस विंटर फेस्टिवल को एंजॉय करने आए हुए थे। बड़ों के लिए तो बहुत सी चीज़ें थी, बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर वहाँ पर जंपिंग कैसल था और भी झूलों का इंतज़ाम किया गया था कि बच्चे वहाँ पर आएँ। और मैंने भी लगे हाथ जनाब बच्चों के साथ, जो वहाँ पर पींग जिसे कहा जाता है, मैंने भी वो ले ही ली और मेरा भी बचपन जो है ना वो ताज़ा हो गया। तो ये बड़ा अच्छा एक विंटर फेस्टिवल सजाया गया है हुकूमत की तरफ से, इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। और आज भी जनाब जो वार्डन्स हैं उनकी फ़ैमिली के लिए ख़ास तौर पर ये आज का दिन मुख्तस किया गया है कि वो लोग आए, जितने भी हमारे वार्डन्स हजरात हैं वो अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों के साथ आज का दिन वहाँ पर उनको लेकर आए और वहाँ पर बिताएं, ताकि उन्हें भी पता चले उनकी फैमिलीज़ के साथ जो उनका थोड़ा सा कनेक्शन, क्योंकि ड्यूटी उनकी बहुत ज़्यादा टफ होती है तो वो उतना वक्त अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो आज उनके लिए ख़ास तौर पर जनाब ये
ट्रैफिक पुलिस फैमिली गाला सजेगा आज के दिन और जिलानी पार्क में जो विंटर फेस्टिवल में, तो आज उनके लिए तमाम तर खेलों का एहतमाम किया जाएगा। वहाँ पर पहलवानी का जनाब मैंने खेल देखा, और वैसे तो हम लोग बात करते हैं लेकिन उस टाइम वो सारी चीज़ें वहाँ पर, बग्गी भी आपको नज़र आएगी चलती हुई, पूरा आपको वहाँ पे पूरा एक सैर करवाएगी, पूरी जिलानी पार्क की आपको टूर कराया जाएगा। दूसरा आप वहाँ पर जो ऊँट की सवारी भी वहाँ पर कर सकते, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो ये जनाब ज़रूर आप जाके वहाँ पर देखिए, आपको मुख्तलिफ कल्चरल चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, ख़रीदो फ़रोख्त करिए, खाबे जाके वहाँ पर खाइए मुख्तलिफ किस्म के, और आपको यकीनन मज़ा भी आएगा। तो जिन्होंने इस वीकेंड इसको मिस किया है वो लाजमी या तो वीक के किसी दिन चले जाएं, यहाँ पर वीकेंड पर भी वहाँ पर जाइए और खूब मज़ा कीजिए। मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी ख़ास तौर पर विंटर फेस्टिवल के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम सेहत से जुड़े मसाइल का जिक्र करते हैं। और एक मशहूर मकूला है कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, और ये मकूला ही नहीं बल्कि एक अटल हकीकत भी है कि ओरल हेल्थ हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को जोड़ती है, लेकिन इसके बारे में अक्सर हमें कम ही समझाया जाता है कि आपका जो मुंह है आपके जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए एक खिड़की की मानंद होता है, और ये सेहतमंद होने या फिर बीमार होने के इशारे भी दे सकता है। बुनियादी इन्फेक्शन जो पूरे जिस्म पर असर अंदाज करते हैं, इब्तदाई तौर पर मुंह के ज़ख़म या फिर दीगर ज़ुबान से मुतालिक उमूर के पेश नज़र वाज़े हो सकते हैं। जैसे कि कैंसर के बारे में बैनुल-अक़वामी एजेंसी बराए तहकीक ने बताया है कि ज़ुबान और होंठ का जो कैंसर है दुनिया भर में सबसे अहम है, जो कि 15% तक मौजूद है, जिनमें तकरीबन हर साल 1,80,000 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा दांतों की हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मसूड़ों और दांतों की देखभाल सेहतमंदी की अलामत भी होती है, और इसकी ख़राबी सेहत, दिल, डायबिटीज़, दायमी सोजिश और इवन के हमल पर भी मनफी असरात डालती है। और ख़राब दांतों और मुंह की हिफ़्ज़ान सेहत आपके एतमाद, गुफ्तगू या फिर परवरिश से मुतल्लिक भी उमूर पर मनफी असरात में भी इजाफा करती है। जब हम सोशलाइज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपके मुंह से बदबू आएगी, तो वो आपके एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हम अपने दांतों की केयर कैसे करें। दांत अगर टेढ़े हैं तो उन्हें कैसे बचाएं, और दूसरा कि अगर टेढ़े दांत हो जाएं तो इनको सीधा किया जा सकता है, क्या इलाज मौजूद है। ओवरऑल हमारी दांतों की जो हाइजीन है वो किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए दांतों की सेहत के हवाले से। ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो हमने आज अपने मेहमान से करने हैं और उनसे जवाबात लेने हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आसिम हबीब बोहरा साहब, हैं डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर आसिम, आपको वेलकम कहती जाओ लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर आसिम, ओवरऑल अगर हाइजीन के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से बात की जाए तो ओरल हाइजीन में क्या क्या हमारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें डेली रूटीन में कैटर करनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, एक हमारे दांत हैं और दूसरा हमारे मसूड़े हैं। हाँ जी। अब दांत और मसूड़े ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक सॉफ्ट टिशू है, एक हार्ड टिशू है। तो जो मसूड़ों से खून आना है वो सॉफ्ट टिशू प्रॉब्लम है, जबकि ठंडा गर्म लगना और दांतों में कीड़े का लगना, दांतों के रंग ख़राब होना, पीलापन होना, ये दांतों की बीमारी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, उसमें हम बहुत ज़रूरी है कि जब हम सुबह के टाइम ब्रशिंग करते हैं तो हमें आईने में ये देखना चाहिए कि क्या हमने अपने दांतों को सही तरीके से साफ़ किया है। अच्छा। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमें ब्रशिंग करनी है तो ब्रशिंग के अलावा बहुत और सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें हम अपने मुंह की सफाई कर सकते हैं। सही। ब्रशिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम कहते हैं कि बच्चों को ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो। हमें ये भी चाहिए कि हम बच्चों को ये बताएं कि माउथ वॉश का यूज़ करना, नमक वाले पानी से कुल्लियाँ करना। अच्छा। इंडेक्स फिंगर, जो अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ अता की है कि हम इंडेक्स फिंगर से भी फील लें कि क्या ये दांत साफ़ हो गए हैं। ओके। जो ये टैक्टाइल सेंसेशन है जो अल्लाह ताला ने हमें एक हिस्स दी है, वो टैक्टाइल सेंसेशन है। दूसरा हमारा देखने से पता चलता है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे स्मेल है मुंह की। अगर अरोमा अच्छा है, मुंह के हालात अच्छे हैं तो हमारे मुंह से बू नहीं आएगी। और जब हम देखते हैं आंखों से कि खून निकल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये इंडिकेशन है एक बीमारी की कि हमारे मसूड़े ख़राब हो रहे हैं या वो उनको जिंजवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस
इस तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत आसान है, लेकिन अगर बर वक्त कर दिया जाए तो। अच्छा, क्या तरीके, मतलब ब्रशिंग करने का क्या सही तरीका है, मतलब और दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 से 4 मिनट आपको ब्रशिंग करनी है और तभी आपके दांत साफ होंगे। देखिए, जब हम दांतों की सफाई की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे सेल्फ क्लिनजिंग, अगर हम हार्ड डाइट लेते हैं, सेब एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर टूथ ब्रशिंग इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ क्लीनिंग। देन केमिकल वे ऑफ क्लीनिंग इज़ योर माउथ वॉश, नमक वाला पानी। ओके। सेल्फ क्लिनजिंग, व्हाइल आई एम टॉकिंग माई टंग इज क्लीनिंग माई टीथ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं आई कैन नॉट सी विच माइंड डज नॉट नो। अगर आपको इस चीज़ का पता है कि पीले दांत बीमारी की अलामत है, खून निकलना बीमारी की अलामत है, मुंह से बू आना बीमारी की अलामत है, इवन के अगर कहीं खाना फंस जाता है और हम फ्लॉसिंग नहीं करते तो वहाँ पे कुछ एसिड्स पैदा होते हैं जिससे दांत जो हैं वो गल सड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डेंटल केरीज। तो ये मुख्तलिफ तरीके जो सफाई के हैं कि कुछ किताबों में लिखा हुआ है आप 5 मिनट के लिए ब्रश करें, कुछ में लिखा हुआ है 3 मिनट के लिए ब्रश करें, कुछ में लिखा हुआ है अपर राइट साइड पे 20 टाइम्स स्ट्रोक्स करें, लोअर में 20 टाइम्स, इसी तरह राइट लेफ्ट पे आप 20 टाइम्स स्ट्रोक्स करें। वेयर एज अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो आपको मुंह में झाग बनानी है। ओके। जब तक आपके मुंह में फोमिंग नहीं होती, झाग नहीं बनती, आपके मुंह की मैल और आपके मुंह में जो जर्रात खाने के फंसे हुए हैं वो सही तरह से नहीं निकल सकते। अच्छा। तो इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप ब्रशिंग करें तो आप फील लें कि क्या झाग बनी है। और याद रखें, झाग हमेशा गंदी होती है, चाहे समंदर की झाग हो, चाहे वो गन्ने के रस को साफ करने के लिए झाग बनाई जाए, इवन के जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो नेचुरली उसमें एक फोमिंग झाग बनती है, जो ज़र्रात या कोई पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं। सेम इज़ द वे कि जब हम ब्रशिंग करेंगे तो हमारे दांतों के दरमियान फंसे हुए ज़र्रात वो फ्लोट करेंगे, बाहर आ जाएंगे और वी हैव टू स्पिट इट आउट इमीडिएटली। झाग हमेशा गंदी होती है। ठीक है, मतलब झाग बनेगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे दांत साफ हो रहे हैं। लेकिन वो जो 3 मिनट और 5 मिनट का जो फार्मूला बताया जाता है, इज इट नॉट नेसेसरी कि हमें 3 मिनट और 5 मिनट ही करना नहीं, है? ये नेसेसरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपने कोई रात को पार्टी खाई है या आपने फूड कलर्स वाला कोई फूड, टी, कॉफ़ी, कोई ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे आपके दांत स्टेन्ड हैं, तो देन यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपको 3 दफ़ा झाग बनानी है। सही। भले आप वो 2 मिनट में बनाएं, भले वो 3 मिनट में वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरे टूथपेस्ट के हवाले से हमें बताइए किस तरह की यूज़ करनी चाहिए हमें? लेकिन ये टूथपेस्ट जो है ना वो हमारे यहाँ 5 तरह की है। अच्छा। बहुत कॉमन टूथपेस्ट है जो हम हर टीवी के एड्स में देखते हैं, दैट इज़ फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट। फिर मेडिकेटेड टूथपेस्ट आ जाती है। फिर सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट आ जाती है। द बेस्ट टूथपेस्ट इज़ योर माउथ कंडीशनर वाली टूथपेस्ट जो कि सॉल्ट बेस्ड होती है। अच्छा। और लास्टली टूथपेस्ट ऐसी भी है जो हम जिनको कहते हैं कि ये बैक्टीरियोसाइडल है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट वाली टूथपेस्ट। ओके। हमें सेल्डम डिसइंफेक्टेंट वाली टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा माउथ कंडीशनर हमारा नमक वाली टूथपेस्ट है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है, लोग पूछते हैं कि ये टूथपेस्ट कहाँ से मिलेगी, कौन सी लें? तो वेरी इजी, जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप एक टेबल सॉल्ट की एक चुटकी डाल लें। अच्छा, ठीक है। वो आपकी टूथपेस्ट को और आपके ओरल कैविटी के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगी। ओके, मतलब हमारे घरों में आम रूटीन में तो हम लोग फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो उसके अंदर खुद से नमक ऐड ऑन करके तो वो हमारी नमक वाली टूथपेस्ट तैयार हो जाएगी। अगर आप कुछ गूगल करें और कुछ चीज़ें देखें तो फ्लोराइड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अच्छा। जिन्हें बयान नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ी सी तहकीक करें तो हमें पता चलता है कि फ्लोराइड एक फ्री आयन है, इस फ्रेंडली, ये आपकी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। लेकिन इसका सलूशन ये है कि आप अपनी कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक ऐड ऑन कर लें।
दिस इज ठीक द है। बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे एंड द चीपेस्ट अगर वे। आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि मार्केट से हमें कौन सी नमक वाली टूथपेस्ट खरीदनी है, तो आप घर में अपने जी। उसी टूथपेस्ट के अंदर नमक ऐड ऑन कर लें तो Add आपकी on। वो नमक वाली बनी। अच्छा, Very बहुत से right। लोग हैं जो खुद से ही मेडिकेटेड टूथपेस्ट या सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है हमारे दांतों में। जी बिल्कुल, अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे और ये भी सेल्फ मेडिकेशन में आता है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है अच्छा, ठीक और है। आप फिर भी उसे यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, और फिर वो बच्चों में यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। सही। सब चीज़ें दुनिया में सब के लिए अच्छी नहीं होती, ओके। तो हमें इन चीज़ों को अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम निगलेक्ट किए हुए हैं। एग्जैक्टली मतलब खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, टूथपेस्ट भी ना डॉक्टर से पूछ के कराएं। और दूसरा, टूथपेस्ट तो हम लोग करते हैं, माउथ वॉश नहीं करते हैं हम लोग, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, क्या वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहिए हमें? देखिए, माउथ वॉश भी केमिकल्स होते हैं। हाँ। तो जब हम ये देखते हैं कि हम एक केमिकल पूरी दुनिया के लिए तो ठीक नहीं हो सकता, तो हम अगर चाहें कि हमने माउथ वॉश बनाना है तो नमक वाला पानी, अच्छा, ठीक जिसे है। हम ब्रेन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी, कोई भी सर्जरी होती है तो एक नॉर्मल सेलाइन एक बॉटल भी मिलती है बाज़ार से। हाँ। लेकिन आप घर में खुद तैयार करें, 1.5 लीटर की बोतल लें पानी की, उसमें आप 1 चम्मच चाय का नमक का डालें, उसको 2 बार बॉयल करें, ओके। उसे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। उसे ठंडा करें और अपने वॉशरूम में बॉटल में डाल के रखें। और ये भी तहकीक हुई है कि हर कुल्ली को, यानी पानी जितना भी हम इजीली अपने मुंह में एक घूंट लेते हैं, उसे 40-40 सेकंड्स के सेगमेंट में हमें कुल्ली करनी चाहिए। लाइक 3 दफ़ा कुल्ली ज़रूर करनी चाहिए और उसकी ड्यूरेशन 40-40 सेकंड होनी चाहिए। बहुत आप लोगों को ये पता है कि हाइड्रोथेरेपी, पानी से इलाज, एग्जैक्टली। हाँ। कितना आसान है हाँ। और कितना बेज़रर है। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम लगाएं और अपने मुंह में पानी को 40-40 सेकंड के लिए रखें, तो ये हाइड्रोथेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग सिगरेट पीते हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके भी दांतों पे स्टेन आना शुरू हो जाते हैं, निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? उनके लिए सजेस्ट ये करूँगा कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ये इंडेक्स फिंगर, ओके। इंगिश्ते शहादत कहते हैं हाँ इसको, जी। ये हर वक्त हम अल्लाह ताला ने हमें हमारे साथ दी हुई है। जब भी हम खाना खाएं या कोई ऐसी टी, कॉफ़ी या कोई फूड स्टेन्स वाली चीज़ लें, तो हमें फिर उसके फ़ौरन बाद इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना चाहिए और दांतों को अच्छी तरह रब करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। हाँ, बाकी दिन और रात में आप ब्रश ज़रूर करें, लेकिन आफ्टरनून में लंच के बाद हमें चाहिए कि हम उसको केमिकल क्लिनजिंग कर लें, यानी कि नमक वाले पानी से कुल्लियाँ कर लें। यूरोप में और हर जगह, क्योंकि डेंटल के जो ट्रीटमेंट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, अब आपके पास मतलब इजीली अवेलेबल है सारी चीज़ें, और घर पे नमक तो हर घर में मौजूद है। हाँ, और वो सेहत, दांतों की सेहत के लिए कितना अच्छा है। मेरा ये मैसेज है अपने व्यूअर्स को कि अपनी टॉयलेटरी में, अपने वॉशरूम में, अपने ब्रश के साथ नमक को ऐड ऑन कर लें। तो जो दांतों की सेहत है, ओरल हाइजीन का बड़ा अच्छा इससे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब बहुत इजी और इकोनॉमिकल वे है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे मैं डॉक्टर साहब टेढ़ेपन का बोल रही थी कि बहुत से लोग हैं, बच्चे भी उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? क्या वो टेढ़ेपन के साथ ही पैदा होते हैं, उनके दांत ही ऐसे होते हैं, या बाद में कोई ऐसी कॉजेज होती है जिसकी वजह से उनके दांत टेढ़े होते हैं? मुनीबा, मुझे 21वां साल है ये प्रैक्टिस का, और 20 साल हो गए हैं मुझे पिछले, जिसमें मैं एवोल्यूशनरी चेंज देख रहा हूँ। अच्छा। ये एवोल्यूशनरी चेंज हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से है, हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से है। टेढ़े दांतों को अगर हम एवेल्युएट करें कि ये क्यों हो जाते हैं, एक तो ये डेवलपिंग एज में होते हैं। डेवलपिंग एज हमारी बच्चों में, बच्चियों में 13 साढ़े 13 साल की उम्र तक मिनार्की एडल्टिज्म होता है, और लड़कों में 14 साढ़े 14 साल की उम्र तक एडल्टिज्म होता है। तो इसी के दौरान हमें ये टेढ़े दांत नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हम बच्चे को 8.5-9 साल की उम्र में डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, उसके टेढ़े दांतों की एवेल्युएशन करें। हर काम करने से पहले उसकी एक एवेल्युएशन होती है, फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। अच्छा।
फिर हम ठीक है। उसको आते हैं कि जी हमने टेढ़े दांतों को अब सीधा करना है। तो ये जो एवोल्यूशनरी चेंज मैं देख रहा हूँ, इसमें डाइटरी हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जो जंक फूड ले रहे हैं, हम लोग जो सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, हम लोग जिस तरफ चल पड़े हुए हैं, उससे टेढ़े दांतों के प्रॉब्लम्स तो हमारे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा। और ये एवोल्यूशनरी चेंज मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, इनको मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ इन्वायरमेंट के हिसाब से है, जैसे आपके आज सुबह प्रोग्राम में आपने दिखाया कि माहौल में आलूदगी कितनी बहुत है। ज़्यादा है, इस हाँ जी। माहौल की आलूदगी की वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी नाक का प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ। जब हमारी नेज़ल ब्लॉकेज हो और हम माउथ ब्रीदर हो जाएं, ओके। यानी बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं, रात को सोते में मुंह खुला हुआ होता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नाक अगर बंद हो और हम नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग हमारा ना हो, तो इससे भी दांत टेढ़े होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा। इसको आप डॉक्यूमेंट करें, ओके। लोगों को ये बताएं। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है और हाँ, टेढ़े हाँ। दांत होते हैं, तो मैं सबसे पहले उसकी नेज़ल ब्लॉकेज की तरफ ख्याल करता हूँ, ओके, क्योंकि ठीक एक है। ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारे, जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये इग्नोर होती है। तो इसका इलाज क्या और कब से इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो शुरू करवा देना चाहिए? देखें जी, हमें तमाम बच्चों को एवेलुएट करवाना चाहिए हाँ। डॉक्टर्स के पास, स्पेशली ENT वाले के पास, हाँ जी, और फिर exactly। डेंटिस्ट के पास। इसी तरह बच्चों में 8 साल की उम्र तक आँख पूरी हो जाती है साइज, तो 8 साल से पहले पहले हम बच्चों को दिखाते हैं। इसी तरह जो हम बात कर रहे थे कि डेवलपिंग एज में जब दांत इरप्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ओके। और हम बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट करें। जैसे आजकल गंडेरियाँ नहीं खाई जाती, हाँ। सेब छील के दिया जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। वो ज़रा सी हार्ड चीज़ आ जाए तो बच्चे उसको छोड़ के छोड़ सॉफ्टर देते की हैं, तरफ हाँ, आ जाते हैं। exactly। दुनिया में एक कीड़ी भी आसानी तलाश करती है, तो इंसान तो आपको पता है अशरफुल मखलूकात है, ये तो आसानी ही तलाश करता है हमेशा। हाँ। तो मेरा मैसेज ये है कि आप जिस काम में भी टाइम लगाएंगे, बेनिफिशरी आप हैं, फ़ायदा आपका होगा। चाहे आप उसमें सफाई में टाइम लगाएं, चाहे एक्सरसाइज में टाइम लगाएं, चाहे पढ़ाई में लगाएं, जिस काम में At आप the टाइम end लगाएंगे, जो उसका रिजल्ट है वो आप ही वो को, you are the हाँ, beneficiary, exactly। you are the अच्छा, beneficiary। दूसरा हमने देखा है कि अगर टेढ़ापन होता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो ब्रेसेस की तरफ लोग जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी नई जिद्दत आती जा रही है, ब्रेसेस में भी अब बहुत सारी इनविजिबल चीज़ें भी होती जा रही हैं कि पहले तो लोग ब्रेसेस लगवाते भी थोड़ा सा शाय फील करते थे कि दांत अच्छे नहीं लगेंगे, स्माइल अच्छी नहीं लगेगी, तो अब इसमें भी थोड़ी जिद्दत आ गई है। जी बिल्कुल आ गई है, लेकिन अभी तक ये जो हम कहते हैं ना इनविजिबल, दैट इज़ बेसिकली नॉट इनविजिलेबल। वो नज़र तो आते हैं, हाँ हाँ। उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ट्रीट कर पाते हैं, अच्छा। लेकिन बेसिकली जो दांत सीधे करने का तरीका है वो ब्रेसेस ही होते हैं, जिनमें हम दांतों के ऊपर एक एक ब्रैकेट लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं। नेचर ने, अल्लाह ताला ने हमारे दांतों को इतना मजबूत बनाया है कि हम देखें नट्स तोड़ते हैं, लोग बोतलें खोलते हैं, कई आपने देखा होगा शोभदाबाज ऐसे होते हैं दांतों से साइकिल उठा रहे होते हैं, मतलब इतने मजबूत दांत होते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम वो सिंपल सी किसी चीज़ के साथ उन दांतों को सीधा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हमें कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं जो कि रिकमेंडेड होती हैं, कंट्रोल्ड फोर्सेस के साथ हम दांतों को सीधा कर सकते हैं। इसमें एज बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा। अगर हम एज को कंसिडर नहीं करते तो रिलैप्स के चांसेस होते हैं कि हमने दांत सीधे किए और दांत फिर वैसे ही नेचर की तरह वो वापस आ गए। रिलैप्स एक स्प्रिंग है, आप उसको दबा देते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं तो यू डोंट नो कि वो कहाँ तक खुलेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के दांतों को अपने डेंटिस्ट से चेक करवाएं, एवेलुएट करवाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं जी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जिसमें एक्सरेज हैं, जिसमें मॉडल्स हैं। ठीक है। उस एवेल्युएशन के बाद फिर हम फैसला कर सकते हैं कि हमने इलाज का कौन सा तरीका इस्तेमाल करना, कौन सी स्टेज पर जो है ये बीमारी और इसको कहाँ से तशखीस करके इसको आगे लेकर जाना है। डॉक्टर आसिम हबीब वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद है, डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और ओरल हाइजीन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि ओरल हाइजीन किस तरह की होनी चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जागो लाहौर जनाब। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। बागों के शहर लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर की सफाई सुथराई की वजह से दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान भी रखता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान इस शहर बेमिसाल की सफाई एक मुअम्मा बनकर रह चुकी है। लाहौरियों में योमिया 5000 टन से ज़ायद कचरा पैदा होता है, सिर्फ लाहौर की बात करें, और जिसका मुनासिब अंदाज में ठिकाने लगाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है। और अगर माजी की बात की जाए तो 2010 से पहले सफाई के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर की जिम्मेदारी होती थी और तब लाहौर में 150 यूनियन काउंसिल्स की सफाई पर 1 से 2 अरब रुपए का खर्चा होता था और पूरे लाहौर में हर काउंसिल और चेयरमैन सफाई की मॉनिटरिंग करता था। और उस वक्त सफाई अमला और इसके साथ साथ अवाम भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक होती थी और इसमें शरीक अमल भी होती थी। इसके बाद हमने देखा कि 2012 में तुर्की की कंपनीज आई अलबराक और रोजपाक और 28 अरब रुपए का उनके साथ हमारा मुआहिदा हुआ और जिसमें उनके पास 14,000 मुलाजमीन थे और 600 गाड़ियां मौजूद थी। और इतनी भारी रकम और जदीद मशीनरी के बावजूद भी जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थी उनका सिर्फ 10% ही काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा था। और इसके बाद जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती गई तो उन कंपनीज के ठेके में भी इजाफा करना पड़ा और उसके बाद दोबारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें रकम बढ़ाकर 35 अरब कर दी गई है। और फिर भी सफाई का जो निज़ाम था कोई बेहतर नहीं हो सका था। और इसके बाद बुज़ार सरकार की हुकूमत आई और उन्होंने तुर्की की जो कंपनीज हैं उनकी बजाय LWMC को लाहौर का साफ़ सुथराई का जो मिशन था वो सौंप दिया और अब शहर लाहौर की जो सफाई सुथराई का मिशन है वो LWMC की जिम्मेदारी बन चुका है। तो तुर्क कंपनीज के जाने के बाद LWMC कैसे ख़ुद को अपग्रेड उन्होंने किया है, शहर लाहौर में डेली कितना कचरा पैदा होता है और इस हवाले से 15 रोज़ा एक मुहिम भी चलाई गई थी। इसके क्या नताइज सामने आए हैं? कूड़े से बिजली भी पैदा की जानी थी, वेस्ट टू एनर्जी इनका एक प्रोग्राम था, उसका क्या बना? कुछ अर्सा पहले ड्यूटी से लंबा अरसा गैर हाजिर रहने वाले और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ भी हुआ था, उस मामले का क्या बना? आज बहुत सारे सवालात हैं जिनके हमने जवाबात लेने हैं। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CEO LWMC हैं जनाब अली अनान कमर साहब हैं और उनके साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे और LWMC के हवाले से पूरी तफसीलात आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे कि क्या कारकर्दगी रही है। हमारे साथ CEO LWMC अली अनान कमर साहब मौजूद है और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ और सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी और 15 रोज़ा जिस तरह मैंने बताया कि मुहिम कैंपेन शुरू की गई है LWMC की तरफ से, तो उसके क्या नताइज सामने आए हैं, कैसी रही वो कैंपेन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बहुत शुक्रिया आपके चैनल का आपने मदू किया। देखें क्रिसमस का ये आपको पता है महीना क्रिसमस आ गया अराउंड द कॉर्नर और हमारे जो क्रिश्चियन वर्कर्स होते हैं तो उनकी छुट्टियां होती हैं आगे, उसको काउंटर करने के लिए कि जब वो काम से ऑफ हों तो उस वक्त लाहौर में जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी को गंद नजर आए, इसलिए हमने कैंपेन पहले ही लॉन्च कर ली थी 15 डेज़ की। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो प्लॉट्स हैं जहाँ पे रोड्स के अलावा जहाँ पे लोग डंप वगैरह लगाते हैं तो उनकी हमने सफाई की। हर टाउन में से हमने तकरीबन 1-2 प्लॉट मेन आइडेंटिफाई करके हमने कोशिश की है कि हर टाउन को एक दफ़ा कम से कम जीरो वेस्ट दोबारा कर लें। सही, ठीक है। वो कैंपेन इस सिलसिले में हुई थी बिफोर प्री क्रिसमस, आप कह लें हमारी मैनेजमेंट से उसके। तो कैसे नताइज रहे? अच्छे नताइज आए? अच्छे रहे मैडम, अच्छे रहे और उससे इनकरेज होके बल्कि मैंने तो एक 3 दिन की और चला दी है। अच्छा। तो वो आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन और भी चलेगी ताकि जस्ट बिफोर ही वो वर्कर्स टिक ऑफ करते हैं क्रिसमस से पहले हम दोबारा एक अच्छा वो एक आप लोगों ने नया इनिशिएटिव भी लिया है डस्टबिन्स वाला भी, वो भी जगह जगह पे रखवाई गई हैं। मैडम आपका शुक्रिया, आपने इसका जिक्र किया। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अभी आपने खुद ही इंटरव्यू में बताया है कि जी लाहौर में 5000 टन से ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है, ठीक है जी। तो कूड़े को ख़त्म करने का 2 ही तरीका, यहाँ तो हम उसको बर्न करने और वेस्ट टू एनर्जी यूज़ कर लें या फिर उसको कम करने, पैदा ही कम करें। ठीक है। तो वो जो रिड्यूस वाला एलिमेंट है ना उसको इनकरेज करने के लिए लाहौर में फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। 3 कलर की बिन्स हैं, रेड है, ग्रीन है एंड येलो है। जो ग्रीन है अंडरस्टैंडेबली उसमें तो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा सारा, तो किचन वेस्ट कहते हैं। जो येलो है उसमें प्लास्टिक्स एंड ऑल कंसर्न वो जाएंगे और जो पेपर है, कपड़ा वगैरह उसको या इवन शीशा वगैरह उसको हम कोशिश करें कि उसको हम रेड में डलवा दें। तो एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं लाहौर के शहरियों में कि भी जो आप कूड़ा पैदा कर रहे हैं एक तो वो कहीं जा नहीं रहा, एज यू पॉइंटेड आउट कि वो तो जमा हो रहा है एक जगह। Exactly, हाँ। हमने महमूद बूटी ख़त्म कर ली है जगह, अब हम 200 एकड़ की जो लखो ढेर है उसको भी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं और 2-3 साल के बाद में भी हम दोबारा भी कोई जगह ढूंढ रहे हैं।
तो जब तक लाहौर के लोग ये रियलाइज़ नहीं करेंगे और अपना वेस्ट कम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो कहीं जाने नहीं लगा हमारे लिए। तो उस सिस्टम में काविश है LWMC की कि हम अपना जो वेस्ट है उसको एट सोर्स कम करें, सेग्रीगेट करें और अलग अलग कैटेगरी में उसको फेंका करें, ताकि हमें उठा के मुझे पता हो मेरे पास इतना गत्ता है, इतना प्लास्टिक है, इतना ग्रीन वेस्ट है, ग्रीन को मैन्योर में इस्तेमाल कर लूँ, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लूँ, गत्ते को रिसाइकिल कर लूँ। तो ये कोशिश है हमारी। तो ये पूरे लाहौर में ये आप लोगों ने डस्टबिन रखवाई हैं या कुछ इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ नहीं मैडम, इनिशियली तो मैंने जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जी, जी। वहाँ पे, क्योंकि ये देखें एक अवेयरनेस कैंपेन है बेसिकली। आपको हैबिट्स चेंज करनी है लाहौर की लोगों की, कि अभी तो अनफॉर्चुनेटली ये हालात हैं कि आप वेस्ट बिन पड़ी भी होती है तो उसके आसपास फेंक देते हैं, अंदर भी नहीं डालते। तो वो अंदर डालना, फिर उसको सेग्रीगेट करवाना है एट सोर्स। उसके लिए मैंने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। हमने 2-3 मॉडल एक आप कह लें कि कैंपेन्स किए हैं। एक लाहौर वॉल सिटी में लशाई साहब के साथ, एक हमने अपने GOR में, और एक पुलिस के साथ हम कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के साथ। तो मिल के हम ये कर रहे हैं ताकि जो जगह जगह पे हम 3-4 एक मॉडल्स क्रिएट कर लें, उसको फिर रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ना हो कि अभी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, बिन्स रखवाई गई हैं, ये टूट जाएं, उसके बाद कहीं हमें नज़र भी ना आए कि दोबारा से इन्हें रखवाया जाए वहाँ पे, ऐसे तो नहीं होगा? मैडम मैंने किया ये, हमने LWMC ने हमने नई नहीं बनाई। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग थे ना बड़े कंटेनर्स थे, उनको ही हमने कलर दोबारा रिकलर किया। उससे एक तो ये हुआ कि वो नए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, और जो एग्जिस्टिंग जो बुरे हालात में थे उनको भी पेंट करके ज़रा बेहतर नज़र आ गया, रीन्यू कर लिया है। हाँ, ठीक और है। जो लाहौर की आपको जो इस वक्त माहौल है उसके अंदर कलर्ड बिन नज़र आना शुरू हो गई जगह। सही, ठीक है। अच्छा इमरान, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप क्यों इतने अफसरदा बैठे हुए हैं? तो अली साहब की बातों से अफसरदा हो गए आप? नहीं मरीबा, आपका हमेशा की तरह शुक्रिया। आज आपने जो इंट्रो दिया है तो उसके पीछे मेहनत की है किसी ने, पता लगा है कि कोई इंट्रो में आपने बताई हैं चीज़ें। सब्जेक्ट आपने बड़ा अच्छा बताया कि पहले ये था, अब ये है, और अब क्या होने जा रहा है। हाँ। अब मसला ये है कि आपने बताया कि जी 2010 में कॉरपोरेशन के पास थी, सॉलिड वेस्ट था और इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा था। तब वाकई आपने कहा, सही बताया कि 1.5 से 2 अरब था। तब भी शहर में यही प्रॉब्लम, यही सारी थी। हाँ, अब तब 150 यूनियन काउंसिल थी, अब 274 हैं, अब आगे बढ़ने जा रही हैं। तब शहर छोटा था, अब शहर में आबादी ज़्यादा हो गई है। 2010 में और 2022 में फ़र्क है, 12 साल गुजर गए हैं। उसके बाद जब तुर्किश ने इसको लिया, साथ लेकर चले, आपने कहा 10% भी सफाई नहीं हुई। हमने देखा 2012 से लेकर 2016 तक लाहौर शहर जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आया। अच्छा। और 99% साफ़ सुथरा नज़र आया। इनके पास लैंडफिल साइट भी बड़ी ज़बरदस्त थी, जो कि अब उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया। ठीक है ना? वजह ये है कि आगे की प्लानिंग नहीं हो सकी। वो तो आपके पास आ गई साफ जगह, मगर आगे 50 साल की, 30 साल की, 40 साल की प्लानिंग नहीं हो सकी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लाने का मकसद ही यही था कि आपने शहर का जो कूड़ा है उसको डंप करना है, उसके लिए उसके ज़रिए बिजली बनानी है, और जहाँ पे डंप कर रहे हैं वहाँ पे भी आपने साफ़ सुथरा जो फ्रेंडली माहौल नहीं होता, दोस्त माहौल जिसको इन्वायरमेंट से पाक, ये कि तमाम तर उसके SOPs में शामिल है। इसको कहते हैं साइंटिफिकली, ये साइंटिफिक बुनियादों पर ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लाया गया था, सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करके, क्योंकि शहर मॉडल बन चुका था, शहर को बागों का शहर कहा जा रहा था। इसके भी यहाँ पे ये सारा कुछ किया गया था। इसमें बड़ी लंबी दास्तान है, मगर मकसद ये है कि बाहर की कंपनी का लाने के बाद जो तजुर्बा किया गया वो तजुर्बा काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आया। अच्छा। मगर 2017 में उनकी गाड़ियाँ भी बूढ़ी हो गई, यानी कि 5 साल 6 साल गाड़ी की, मगर उन्होंने वही 3 से 4 साल उन्हीं गाड़ियों से मदद ली, और उनकी कभी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएँ, कभी पैसों का मसला पड़ जाए, कभी हड़तालें हो जाएं। लाहौर जो है वहाँ यहाँ पे कूड़ा नज़र आया, और वजह क्या थी कि वो कह रहे थे हमारे पैसे दो। अब बाहर का मुल्क था, यहाँ के मुल्क में एक बड़ा वो ना गैप आ रहा था, इसकी वजह से कुछ करना पड़ता था। मगर लास्ट जो है 2020 के एंड पे जो है इन्होंने ना बाकायदा तौर पे वो किया, उनसे वर्कशॉप्स लिए, उनसे सारा कुछ लिया। 2021 में फिर दोबारा अगर देखा जाए तो इसमें मैं कोई इसमें दो राय नहीं है। नूरुल अमीन मैंगल साहब और राफिया हैदर साहिबा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत भागदौड़ की कंपनी को उसके पाँव पर लाने के लिए। उसके बाद देखें ये बाग लग जाता है, जब आप पौधा लगाते हैं तो उसके बाद कोई आए, उसके बाद कोई और आए, वो पानी लगाते रहते हैं, दरख्त बन जाता है, और दरख्त को जितना अच्छा पानी मिलता है वो उतना अच्छा तनावर बनता है। ठीक है, अली नान कमर साहब को 2 माह हो गए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, हमें फील्ड में नज़र आते हैं। अब मसला ये है कि जो भी LWMC के साथ होना था वो हो गया। अब LWMC अपने पाँव पर खड़ी होने जा रही है, और मेरा ख्याल है कि 60 to 70% इनके पास गाड़ियाँ आ गई हैं,
छोटी गलियों में जाने के लिए रिक्शे आ गए हैं, डंपर्स आ गए हैं। अभी भी हम ना बहुत सारी चीज़ों के खिला में चल रहे हैं जो इन गैप्स को पूरा करने के लिए ये मैनेजमेंट काम कर रही होती है। जैसा कि इनकी सेकेंडरी जो एक होता है कूड़ा जो है वेस्ट बिन तक लेकर जाना, एक होता है ये इब्तदाई है, जो इसकी सेकेंडरी है इसको उठाकर जो है वो डंप साइड पे लेकर जाना। अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा खिला आता है जिसकी वजह से शाम के टाइम माइनर चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पे ना। अब गली मोहल्लों में सफाई, अब देखिए वासा भी तो टैक्स जनरेट कर रहा है ना। अगर किसी घर पे घर वाला कोई प्राइवेट बंदे को 150, 200, 300 रुपये दे रहा है तो उसमें किसका नुकसान हो रहा है? घर वाले का भी हो रहा है कि यार मुझे पता नहीं चलता रोज़ आता या नहीं आता। अगर यही हम LWMC को वही पैसे देने शुरू कर देंगे तो LWMC के पास भी ताकत आ जाएगी। देखिए ये अब कब तक गवर्नमेंट पंजाब से लेंगे? आपको पता है ये इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की LWMC मकरूज़ है, मकरूज़ है क्योंकि ये एक कंपनी है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के है, मगर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये सालाना जो है 14 अरब रुपया लेती हैं उनसे, उसका बजट होता है बाकायदा तौर पर, और ये चलता जा रहा है। ये जितने साल गुजरेंगे इनके पास रेवेन्यू नहीं होगा, वो जब मर्जी इसको बंद कर सकते हैं। पूछ लेते हैं सर, क्या वजह है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, कैसे उतारेंगे कर्जा? देखिए मैडम, ये जो कंपनी जब क्रिएट की जाती है, कंपनी का मकसद ही होता है कि अपने आप को सस्टेन करें, अपनी इनकम उसकी जनरेट की जाएगी। और वो लेकिन हमारे जो लाहौर शहर में दिन में हम 3 दफ़ा सफाई करते हैं, 3 शिफ्टों में काम करते हैं, सुबह दोपहर और शाम। और उसके बावजूद जो मेरी इधर रुको, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता 3 दफ़ा सफाई। अच्छा, इतने लेटरिंग है, इतने लेटरिंग कि आप इतनी कोशिश भी करते हैं ना। अब सीओ साहब परसों ना वहाँ पे पहुँच गए सेफ सिटी पे, वहाँ पे कैमरों की मदद से। और मैंने कहा हम 50 साल पीछे हैं दुनिया से, किस तरह से आप किसी को फाइन करेंगे? यहाँ पे तो बंदा इशारा तोड़ के चला जाए तो एक्साइज वालों को फाइन नहीं आता, नहीं पकड़ा जाता। तो ये बड़ी मसाइल हैं। तो जो बात है इमरान साहब इसको इशारा कर रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ कि देखिए हम दिन में 3 दफ़ा सफाई करते हैं। अच्छा। दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ सिर्फ हफ्ते में 3 दिन कूड़ा उठाया जाता है और वो शहर साफ है। तो कहीं ना कहीं लाहौर में जो है ना ये जो सिटीजन्स हैं शहरी, उनको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि ये जो कूड़ा फेंकना और कूड़ा उठाना इट्स नॉट अ फ्री सर्विस। इसमें गवर्नमेंट का खर्चा होता है, कॉस्ट आती है और एक्सपेंसिव कॉस्ट है, बहुत हैवी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। तो वही बात है कि एहसास करना है, और जो आप 200, 300, 400 जो आप किसी प्राइवेट किसी रिक्शा ड्राइवर को या किसी गाड़ी वाले को दे रहे हैं, लेकिन वो LWMC को देने से लोग कतराते हैं। हालांकि हम उनसे बहुत बेहतर सर्विस दे रहे हैं। मेरे पास इस वक्त 10,000 से ज़्यादा वर्कर है जो डेली काम करता है। मेरे पास 1500 से ज़्यादा गाड़ी आ चुकी है और जदीद गाड़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है ना जी, तभी होगी जब पब्लिक कंट्रीब्यूट करेगी, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, जो जैसे इमरान साहब कह रहे हैं, जो लिटरिंग को, जो कूड़ा फेंकने की आदत है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अली साहब मतलब जैसे 2012 में जब ये तुर्क कंपनी आई हैं, जैसे इमरान ने भी बताया कि तब हमें देखा कि हमने पूरा शहर लाहौर साफ़ सुथरा हमें नज़र आता था। तो उन्होंने ऐसा क्या मैकेनिज़्म अपनाया था काम का कि वहाँ पर तब यही लोग थे, यही सारी गाड़ियाँ होती थी, सारी चीज़ें होती थी? तो क्या वजह क्या है कि तब हमें शहर जो था साफ़ सुथरा नज़र आता था, और अब जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, आपके पास मुलाजमीन की तादाद भी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही हैं, गाड़ियाँ भी आपके पास ज़्यादा हैं, तो अब क्यों नहीं वो चीज़ें की जा रही हैं? मैडम इसमें 2 मैं चीज़ें, एक तो पहले गुजारिश करूँगा कि अब हम इस वक्त भी लाहौर को साफ़ कर रहे हैं। आप देखें, मैं दिन में 2 दफ़ा तो लाहौर की सड़कों को धोया जा रहा है, वॉशिंग की जा रही है। और रात को स्पेशली जो मेरे नाइट फ्लीट है, अगर आप यहाँ आपकी टीमें कभी रात को निकले तो यू कैन सी देम, विजिबिलिटी दोबारा हमने एनहांस की है, गाड़ियों को लाइटें वगैरह लगा के उसको विजिबल किया है। जो पहली चीज़ है जिसकी वजह से आपने कह रही है डिफरेंस है 2012 में 20 में, एक तो आबादी का फ़र्क है, दूसरा हमारा एरिया बहुत एक्सपैंड कर गया एक्सपोनेंशियली। मतलब हम जो है इस वक्त लाहौर के जो मज़ाफ़ात हैं, देहाती इलाके, मांगा मंडी से लेके शाहदरा टाउन तक, ये सारा कवर कर रहे हैं। जबकि इनिशियली जो था वो अर्बन एरिया, मैडम बड़ी ज़रूर है, लेकिन जो नेचर ऑफ गार्बेज है ना वो डिफरेंट है। मतलब आप जैसे आउटस्कर्ट पे जाना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको गोबर और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, जबकि ये शहर के अंदर जो है वो डिफरेंट कूड़े की नौइयत तो नहीं बढ़ेगी ना, मतलब बदलेगी ना। 2012 में भी तो इसी तरह का कूड़ा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अली साहब अपने इंतजामी ढांचे के हवाले से बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मकसद ये कहने है कि आपका जो 140A सेक्शन है ना, वो कहता है कि आपके शहर में बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। सही। अच्छा, वो जो गली मोहल्ले का काउंसलर है ना, वो अपने लोगों की हाजिरी अपना जो है लोगों से जिन लोगों से वोट लिए होते हैं वो उससे मॉनिटरिंग करता है, लोग उसको कॉल्स करते हैं वहाँ से। अच्छा, होता यह है कि जब ये 2012 में आई
और तब भी मैं माजरत के साथ जो है वो बलदियाती नुमाइंदे नहीं थे। अच्छा। मगर उधर उस वक्त के सीएम बहुत ज़्यादा वो अटैच थे लाहौर हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, कूड़े के साथ, कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल देना है। वसीम अजमल एमडी लाहौर वेस्ट, उनको उन्होंने टास्क दिया और फुल हैंड, इनके पास फुल हैंड नहीं है। अच्छा। बोर्ड बन गया है, एक आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको तकरीबन महीना इंतज़ार करना पड़ता है, तब फुल हैंड था। वो मुंह से बात निकालते थे, अगले दिन काम होना शुरू हो जाता था। और जब काम होने के लिए पैसे मौजूद हो ना, फौरी तौर पर फैसला साजी और फैसला कर दिया है, यानी कि आपकी मीटिंग हुई है, फैसला हो गया। अब देखिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो अब क्यों फुल हैंड नहीं है? अब क्या वजह है कि नहीं फुल हैंड? गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट स्टेक होती है, स्टेक होल्डर है हाँ। बकायदा। गवर्नमेंट जो है वो कहती है सफाई करवाएं, मगर हमें गली मोहल्लों में गवर्नमेंट नजर नहीं आती, हमें वैसे लोग नजर नहीं आते। वजह यही है आपकी सफाई ना होने की, आपके वेस्ट बिन चोरी हो जाते हैं रातों रात ही। पता लगता है 3 इन्होंने रखी हैं ग्रीन वो सुबह गायब होती है वहां से, उधर से ग्रीन या रेड गायब जहाज चाहे उठा के ले जाए, कोई उठा के ले जाए। मगर मकसद ये कहने का, जब आपका बल्दियाती इलेक्शन के बाद नुमाइंदे, आपकी 274 यूनियन काउंसिल्स में 13 तरह नुमाइंदे होते हैं, 13 किस्म के इलाकों में रहते हैं, 13 किस्म के लोग होते हैं, उनके बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अली साहब भी जाएंगे, जाके मॉनिटर करेंगे, ये यही एक तो बंदा, मसला है। एक बंदा रोजाना का कोई एक टीम वर्क ही कर सकता है। ये भी मसला है सर, ये भी कि जो काउंसलर्स नहीं है उस वजह से भी सही तरह मॉनिटरिंग नहीं होती, और आप कहाँ चले जाएंगे? मैडम देखिए, काउंसिल एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, वो तो अपनी जगह, कंपनी की अपनी जिम्मेदारी, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ है ना, जो हमें समझना चाहिए एज सिटीजन, जो आपके प्रोग्राम से लोगों को भी सुनना चाहिए, वो ये है कि देखिए जिम्मेदारी है। ये बहुत आसान है इस वक्त मुझे कह देना कि जी फलां जगह पे कूड़े का ढेर पड़ा होगा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि कूड़े का ढेर लगाता कौन है, फेंकता कौन। या मुझे कह देते जी लाहौर की सड़कों पे जी लिटरिंग है, तो लिटरिंग मैं तो नहीं करता, ये मेरे बंदे तो नहीं करते। अब हमने इस लिटरिंग से तंग आके जो हमारी मेन रोड्स हैं उसमें मैं एंटी लिटर स्क्वाड लॉन्च कर रहा हूँ, मैं बाइक्स लेके। अच्छा। उन बाइक्स को सिर्फ ये काम हो गया, उन्हें रोड से लिटर उठाना है, क्योंकि सफाई के बाद भी लोग फेंकते हैं, तो हम राउंड द क्लॉक ये भी करने जा रहे हैं। लेकिन बात वो ये ना कि कब तक आप हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, टिल द टाइम कि पीपल ऑफ द सिटी रियलाइज की ये हमारी गलती है। बिन्स हैं तो बिन्स में डालें, ठीक है, सेग्रीगेटेड बिन्स दे रहे हो तो सेग्रीगेशन करके डाल दें। आप ही का शहर आपने साफ रखना। हाँ। और अगर हम वो ब्लेम गेम करते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही या LWMC काम नहीं कर रही, मैं तो अपना काम करो, मैं कूड़ा गंद डाल रहा हूं। हम ये आप पे ब्लेम नहीं कर रहे कि आप काम नहीं कर रहे, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है। जब मतलब हमने तब भी देखा है कि यही मुलाजमीन थे, यही लोग थे जो पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म चेंज हुआ है क्या, जिसकी वजह से अब उस तरह केटर नहीं किया जा रहा, चीजों को, सफाई को केटर नहीं किया जा रहा? देखिए मैडम, अपनी जो मेरे 2 माह हुए हैं, हाँ तो जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरा तो फोकस है विजिबिलिटी के ऊपर, कि जैसे जब हमें सुनने को मिलता है जी कि पहले बहुत अच्छा था, जैसे हम भी कहते हैं पिछला दौर बहुत अच्छा था, अगला दौर अच्छा नहीं है, तो हम उस दौर को वापस लाना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसको लाने के लिए 2 काम आप करने जरूरी है। एक अपनी विजिबिलिटी अपनी इन्हांस करनी, सही, ठीक है। विजिबिलिटी इन्हांस करने के लिए मेरी नई व्हीकल्स हैं, नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने बिन्स नहीं दी हैं आपको। हाँ। कम से कम आपको पीले के अलावा 2 रंग तो और नजर तो आ ही रहे ना, तो आपको पता चलेगा कि चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मेरा गिला ये है लोगों से कि आप निकलें, देखें, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि सफाई नहीं है, फिर मुझसे गिला करें। हमारी जो टीम्स हैं 10,000 बंदा डेली निकलता है, मैं निकलता हूँ, मेरी सारे डिप्टी निकलते हैं, और हम ये तो जो रोड है, जो इमरान साहब जिक्र कर रहे हैं, मेन रोडों को तो हमने टास्किंग कर दी हुई है ना, जो मेन रोड है लाहौर पे, वहाँ पे तो शॉपर भी नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान साहब, गोश्त मुलाजमीन का भी मामला हमारे सामने आया था, उस हवाले से बताइए। देखिए मुनीबा, घूस मुलाजमीन एक ना बहुत बड़ा चैलेंज भी है LWMC के लिए। अच्छा। नवा फिक्रिया भी है। हाँ। अब ये अपने तौर पर जो इनकी विजिलेंस टीमें हैं वो कामशाम तो करती हैं, वो हर माह कोई 30, 35, 40, 50, फिर 2 माह की इकट्ठी रिपोर्ट आई थी एकदम कि जी हमने 200-250 मुलाजमीन जो है ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया है। मकसद ये कहने का है कि ये तो चीज़ें इंतज़ामी ढांचे के साथ चलती रहनी है। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी कंपनी है, पता नहीं चलता कौन सी यूनियन काउंसिल में कितने मुलाजिम भर्ती हो गए हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि शहरियों के रवैये की, जिसमें मैं भी आता हूँ, जिसके ऊपर अली अनान साहब भी जो है वो ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि जो शहरियों का रवैया है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हाँ। ठीक होने से मुराद क्या है कि सिर्फ कूड़ा ही है ना, हाँ। उसको उठाया आप बाहर ना फेंकें, वेट कर लें थोड़ा सा। अगर आप 10 बाहर किसी बिन तक चले गए हैं इलाके की, वहाँ पे बाहर ना फेंकें, उसमें आप डाल दें, अंदर डाल दें, ताकि आपका शहर ही साफ सुथरा रहेगा। और क्या होगा,
अब मकसद ये कहने का है कि ये इस बिहेव को ठीक करते करते हमें भी काफ़ी साल हो गए हैं, पर मुझे समझ नहीं लगती। देखिए कोई बंदा सुबह सुबह 4 बजे उठ के नौकरी पे जा रहा है, कोई 8 बजे जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 2 बजे उठ के जा रहा है, कोई 6 बजे उठ के जा रहा है। इतने कदम लेके जा रहे हैं बिन्स के पास, लेकिन बिन्स के बाइट फेंक के आ जाएंगे, बिन्स के अंदर जहमत नहीं करेंगे। निशाना लगाते हैं ना दूर से खड़े होके वो निशाना खत्ता हो तो नीचे आ जाता है। अच्छा वो मैं यही कह रहा हूँ कि जब कोई जुर्माना हो जाता है तो हम इनके विजिलेंस, यानी कि इतने जुर्माने भी होते हैं, इन्फोर्समेंट टीमें जुर्माने करती हैं आवाम की तरफ से कि हमारे पर जुल्म किया जा रहा है। सारी बात छोड़ दें, आप लिबर्टी मार्केट चले जाएं, सबकी सबसे बड़ी मार्केट लिबर्टी है ना, फोटोस के बाद अगर देखा जाए शहर की, नजर आता है ये खूबसूरत मार्ट, वहाँ पे भी लेटरिंग नजर आएगी। अब वहाँ पे भी पूरे लाहौर में इशरा में चले जाए, यानी कि मेन हमारी भी एक सोशल ड्यूटी बनती है कि जनाब अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हम अपना घर ही समझे अपने शहर को भी, और उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। लास्ट पे सिर्फ अली साहब आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगी लोगों के लिए, क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, आज के मौजू के तनासब से मैं यही कहूँगा, देखिए जब मेरी टीम जो दिन में 3 दफ़ा तो साफ़ कर जाती है, सुबह दोपहर शाम, अब साफ़ करने के दरमियान 2 शिफ्टों के दरमियान जो टाइम है लोग तभी बाज नहीं आते, कूड़ा फेंक रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट इतनी सी है, लिबर्टी का नाम लें, जितनी भी मेन मार्केट्स हैं हमारी टीम मौजूद हैं, मैनेजर मौजूद हैं, उनसे टाइम सेट कर लें, ठीक है, कि जनाब हम जो है इस टाइम पे कूड़ा बाहर फेंकेंगे, हम उस वक्त उठाने को तैयार हैं। लेकिन कुछ फ़र्क जो मेन आप कह रहे हैं वो जब तक नहीं आएगा जब तक लोग अपने हैबिट्स चेंज नहीं करें। एग्जैक्टली अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि जनाब हमने भी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, तब तक ये नहीं है, क्योंकि अब हमारा दीन भी हमें कहता है जनाब कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और एक कौम बनकर हमें ये सोचना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। हमारे साथ अली अनान कमर साहब मौजूद है, CEO है LWMC के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। LWMC के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ासतौर पर ट्विटर के हवाले से, क्योंकि उस हवाले से आए दिन कुछ न्यू चीज़ें ही हमें देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं। तो ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ऐलान किया है अब के पहले से मुफ्त में ब्लू टिक हासिल करने वाले तमाम अकाउंट से आइंदा चंद माह के दौरान उनका ब्लू टिक ख़त्म कर दिया जाएगा। और ट्विटर पर उन अकाउंट्स को ब्लू टिक मार्क दिया जाता है जिनके प्लेटफॉर्म तस्दीक शुदा होते हैं। और ब्लू टिक के लिए पहले ट्विटर को एक एप्लीकेशन देना पड़ती है और ट्विटर तस्दीक के लिए कुछ चीज़ें मांगता है, और जिसके बाद फॉलोअर्स की तादाद को देखे बगैर ही अकाउंट्स की तस्दीक करके उन्हें ब्लू टिक फराहम कर दिया जाता है। और ताहम अब एलॉन मस्क ने इस तरीके को थोड़ा सा तब्दील करके पैसों के एवज ब्लू टिक देने की सर्विस मुतारिफ करवा दी है, और जो तेज़ी के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू भी की जा रही है। और पाकिस्तान में भी कारोबारी इदारों के टिक मार्क तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ट्विटर ब्लू नामी मस्कूरा एक सर्विस है जिसके तहत आम सार्फिन को माहाना $8 फीस के एवज ब्लू टिक फराहम किया जाएगा, जबकि अपील की डिवाइसेस पर ट्विटर को इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको माहाना $11 अदा करना पड़ेंगे। और इसी फीचर के साथ ही ट्विटर पर अब कारोबारी इदारों को गोल्डन टिक, जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज और हुकूमतों को जो उनके अकाउंट्स होंगे उनको ग्रे टिक जो है वो दिया जाएगा। ताहम जो आम सार्फिन होंगे या शख्सियात होंगे वो पुराना जो टिक उन्हें मिलता है ब्लू टिक वो ही उन्हें दिया जाएगा। और इसी सिलसिले के तहत जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पर जो कारोबारी इदारे और हुकूमती अकाउंट्स हैं उनके टिक तब्दील करने का आगाज़ भी कर दिया गया है। और ये स्क्रीनशॉट्स भी हैं, कुछ देख रहे हैं आप कि जितनी भी कारोबारी शख्सियात होंगी या जितने भी हुकूमती ओहदेदारान होंगे उनको जो है ग्रे लिस्ट दिया जाएगा, बाकी जो लोग हैं उनको कुछ को गोल्डन टिक भी दिया जाएगा, और जो आम सार्फिन होंगे उनको ब्लू टिक ही फराहम किया जाएगा। लेकिन अब आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए या ब्लू टिक हाजिर करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे माहाना की बुनियाद पर। तो जनाब अब आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जब नया साल आता है ना तो बहुत सी उम्मीदें अपने साथ लेकर आता है
और ऐसी उम्मीदें भी होती हैं कि बहुत सा जो पुराने साल होते हैं, जो पिछला साल होता है, उससे हमें बेहतर तरीके से किस तरह गुजारना है अगला साल, हम उसकी भी प्लानिंग करते हैं और काफ़ी प्लानिंग होती है। लेकिन गुज़रे साल में कुछ ऐसी तल्ख यादें या वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसान को हर आने वाले नए साल में याद रहते हैं और उसके साथ चलते जाते हैं। और क्या खूब अख्तर अंसारी साहब ने कहा था कि याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। जनाब, माजी की तल्ख या फिर कभी भी बुला देने ना देने वाली यादों में शादी ख़त्म होना एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल होता है। और शादी ख़त्म होना यानी कि तलाक एक ऐसी तल्ख याद है जिसे भूल जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अक्सर इंसान भूलना भी चाहे तो कुछ ऐसा उसके सामने आ जाता है कि पुराने ज़ख्म उसके ताज़ा हो जाते हैं। और इस बात में भी 100% सदाकत है कि कुछ रिश्तों को खींचने से बेहतर होता है कि उनको किसी हसीन मोड़ पर अलविदा कह दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और आम आदमी से ज़्यादा असर वो शख्सियात रखती हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं, जिनको लोग आइडियलाइज़ करते हैं, क्योंकि उनका हर एक कदम उनके मदा पर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। तो साल 2022 में किन किन अहम शोबिस शख्सियात की शादियां ख़त्म हुई हैं या टूटी हैं, उस हवाले से एक लिस्ट तैयार की गई है, तफसीलात हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब तूबा अनवर और आमिर लियाकत साहब की। अदाकारा और मॉडल हैं तूबा अनवर। उनकी फरवरी 2022 में उन्होंने तस्दीक किया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं, रुकन कौमी असम्बली और टीवी मेज़बान और स्कॉलर थे आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब से उन्होंने खुला ले ली थी। और आमिर लियाकत जून 2022 में इंतकाल कर गए थे। ये भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी। और दूसरी एक अहम शोबिस शख्सियात थी फरियाल महमूद और दानियाल राहील। और अदाकारा फरियाल महमूद ने तवील अरसे बाद मार्च 2022 में एक इंटरव्यू में अपनी तलाक की चहमगोइयों को ख़त्म करते हुए तस्दीक की थी कि उनकी और दानियाल राहील की अब तलाक हो चुकी है। और आगे बढ़ते हुए एक और शख्सियात के हवाले से आपको बताएं तो मॉडल आमना बाबर हैं। और उनकी मॉडल अदाकारा आमना बाबर ने भी मार्च 2022 में तस्दीक की थी कि उनकी और जाहिद नून की तलाक हो चुकी है। दूसरा जो एक और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा अभी भी बातें चल रही हैं वो हैं फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान। और ये भी शोबिस की नामवर शख्सियात हैं। और अदाकार फ़िरोज़ खान और अलीज़े फ़ातिमा सुल्तान ने सितंबर के इख्तिताम पर ये कंफर्म किया था कि चंद हफ्ते पहले ही उनके दरमियान तलाक हो चुकी है। और अब उनका जो मामला है वो कोर्ट में भी चल रहा है, बच्चे हवालगी के हवाले से भी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं कि उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद भी किया है, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी बात आई है। तो इसके हवाले से बाद में बात करेंगे, अभी हम सबसे तलाक तक रहते हैं। आगे बढ़े और सना फ़खर के हवाले से बात करें। और सना फ़खर और फ़खर जाफ़री की तो अदाकारा सना फ़खर ने अक्टूबर 2022 में तस्दीक की थी कि उनके और शौहर के दरमियान शादी के 14 साल बाद तलाक हो गई है। 14 साल गुजारने के बाद जनाब उन्होंने फिर एंड पे अलहदा होने का फ़ैसला किया। भोला किरदार से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले अदाकार इमरान अशरफ और मॉडल किरण अशफाक जिनकी शादी हुई थी जनाब, उन्होंने भी तवील चहमगोइयों को ख़त्म करते हुए नवंबर में तलाक की तस्दीक की थी। और दोनों ने 2018 में शादी की थी और बाद में 2022 में उन्होंने बताया कि जनाब उनकी तलाक हो चुकी है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट कह लें या वो शोबिस शख्सियात थी जिनको लोग आइडियलाइज़ करते थे और उनके बारे में जानना और सुनना पसंद करते थे। तो ये 2022 में किन किन शोबिस शख्सियात की जनाब तलाक़ें हुई हैं उस हवाले से हमने ये पूरी एक लिस्ट तैयार की और जो आपके साथ हमने शेयर की है। तो नया साल है, नए साल में हम दाखिल होंगे कुछ ही दिनों के बाद, तो नई उम्मीदें होंगी, नए अज़्म होंगे जो लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह आने वाला साल हम सब के लिए बेहतर साबित होगा। तो यहाँ पे आपने मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।